नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, देश में लोक भविष्य निधि खाता यानी पीपीएफ निवेश के लिए काफ़ी प्रचलित है। आमतौर पर लोग यहाँ पर इनकम टैक्स बचाने के साथ साथ एक बड़ा फंड तैयार करने के लिए भी इसमें निवेश करते हैं। पीपीएफ में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है, यानी एक महीने में अधिकतम 12,500 रुपये आप निवेश कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ में अधिकतम यानी 12,500 रुपये महीने का निवेश करता है तो उसके पास 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड तैयार हो जाएगा। जी हाँ गाइज, लेकिन आमतौर पे लोगों के पास 12,500 रुपये बचता नहीं है, जिस कारण से वो इस पर निवेश नहीं कर पाते हैं। गाइज, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, किस तरह से निवेश करना है, उसमें कोई फैसिलिटी मिलती है जैसे इनकम टैक्स को लेकर कोई लोन लेना हो, या फिर और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपके मन में सवाल होंगे। तो आज उन्हीं सब विषयों पे हम आज बात करने वाले हैं और आपका आज डाउट भी क्लियर हो जाएगा पीपीएफ को लेके, अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो गाइज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे गाइज हम लोग समझते हैं कि पीपीएफ है क्या, उसमें किस तरह से आपको निवेश करना है, ब्याज दर क्या होता है, पैसा किस तरह से निकालना है और उसमें योगदान वगैरह किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपको पता है पीपीएफ या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में प्रचलित सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम है जो केंद्र सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है। यानी उसमें केंद्र सरकार यानी भारत सरकार जो है इसमें गारंटी भी देती है और इसमें जो भी निवेश वगैरह किया जाता है वो पैसा जो होता है वो बहुत ही सुरक्षित होता है और वो गारंटीड होता है। पीपीएफ को अन्य बचत योजना जैसे वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट और भी योजनाओं के साथ लॉन्च किया गया था। ये खास करके उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था जो छोटे निवेशक थे, यानी जो छोटी छोटी पूंजी निवेश करके लाभ बचाना चाहते थे अपना, और वो इसमें न्यूनतम जो है 500 रुपये के साथ शुरू भी कर सकते थे। और पीपीएफ विशेष रूप से उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो गारंटीड रिटर्न वाली योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं। यानी गाइज, अगर आप चाहते हैं कि जो रिटर्न मिले वो गारंटीड हो, यानी जितना आपको चाहिए उतना मिले, तो आप पीपीएफ जैसे स्कीम में निवेश कर सकते हैं। गाइज, अगर हम बात करें कि आप पीपीएफ वगैरह में अगर निवेश करते हैं तो क्या उसमें आपको कोई टैक्स वगैरह में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उस पर जो ब्याज वगैरह मिलता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, तो बता देना चाहूँगा पीपीएफ टैक्स लाभ भी प्रदान करता है, क्योंकि वह छूट यानी एग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड की श्रेणी में आता है। यानी आप अगर जिस वर्ष भी इसमें निवेश करते हैं उस वर्ष में आपको 80C के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलेगी, यानी जो भी धनराशि आप इसमें निवेश किए रहेंगे उतनी धनराशि 80C के तहत आपके कुल आय में से घटा दी जाएगी। और इसके साथ जो भी आप ब्याज भी कमाते हैं, यानी पीपीएफ में निवेश करने के बाद आपको जो भी लाभ मिलता है उस पर कोई टीडीएस वगैरह नहीं काटा जाता है, यानी उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। और पीपीएफ में जो ब्याज दरें वगैरह होती है वो भारत सरकार द्वारा तिमाही निर्धारित की जाती है, यानी हर तिमाही इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बदलता रहता है। यानी अगर हम बात करें वर्तमान वित्तीय वर्ष की यानी 2021-22 की, तो यहाँ पहली तिमाही में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया गया है, यानी 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 7.1% तय किया गया है। तो गाइस, पीपीएफ में कुछ और भी चीज़ें हैं, यानी इसको एक समय अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं, सुरक्षित है, और भी चीज़ें हैं। तो आइए जानते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यानी पीपीएफ में निवेश करने के लिए आपको और भी चीज़ें हैं जो जान लेना जरूरी है। यानी हम यहाँ बात करें अगर इसमें, तो ये एक लॉक इन अवधि के लिए निवेश किया जाने, यानी पीपीएफ जो है 15 साल तक के अवधि के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यानी इसमें एक लंबे समय तक आपको निवेश करना है जो करीब 15 साल की अवधि के लिए है। यानी इसमें जो भी राशि जमा की जाती है उसको मेच्योरिटी पर ही निकाला जा सकता है।
जो 15 वर्ष है। ये अवधि पूरी होने पर आप इसे 5 साल के लिए और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसमें पैसा पहले निकालना चाहते हैं तो उसकी भी अनुमति है, लेकिन इसमें कुछ इमरजेंसी और कुछ कंडीशन है जिसके तहत आप इसमें से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। बात करें इसमें जो ब्याज वगैरह होता है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, यानी पीपीएफ पर जो ब्याज होता है उस पर जो कैलकुलेशन किया जाता है वो हर 3 महीने पर किया जाता है। और यहाँ पर ब्याज जो होता है वो मासिक तय किया जाता है, यानी आप इसमें जो भी पैसा निवेश करेंगे वो 5 तारीख तक पहले पहले कर लीजिए ताकि वो इंक्लूड हो जाए, लाभ भी मिल सके। सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। हर महीने ब्याज राशि की कैलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख के बाद यानी महीने के आखिरी दिन तक के सबसे पहले, यानी जो आपका कम पीपीएफ बैलेंस होता है उस पर किया जाता है। इसलिए निवेशकों को कहा जाता है कि वो प्रत्येक महीने की 5 तारीख के पहले पहले अपना पैसा जो है वो पीपीएफ अकाउंट में जमा कर दें, जिससे आपको ब्याज वगैरह उस पर मिल सके। और बात करें इसमें तो यहाँ पर आप एक न्यूनतम निवेश करके अधिकतम लाभ पा सकते हैं। व्यक्तियों को यानी किसी भी पर्सन को इसमें न्यूनतम 500 रुपये सालाना का निवेश करने की आवश्यकता होती है और वो पीपीएफ को एक फाइनेंशियल वर्ष के अधिकतम निवेश के 1.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें एक वित्तीय वर्ष में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही निवेश कर सकते हैं, यानी हर महीने आप 12,500 रुपये तक ही निवेश कर सकते हैं। और पीपीएफ की विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि आपको इसमें इनकम टैक्स से छूट मिलती है, यानी 80C के तहत आपको छूट मिल जाती है। और यही कारण है इसको छूट यानी एग्जेम्प्टेड की श्रेणी में रखा गया है। यानी इसका मतलब है जो इसमें मूल धनराशि होती है, मैच्योरिटी के साथ जो भी ब्याज आप कमाते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। पीपीएफ के बदले आप लोन भी ले सकते हैं। एक पीपीएफ खाता धारक अपने पीपीएफ बैलेंस के बदले लोन ले सकता है। हालांकि खाता खोलने की तारीख से केवल तीसरे वर्ष की शुरुआत और छठे वर्ष के अंत के बीच ही यह लोन लिया जा सकता है। अधिकतम लोन राशि पीपीएफ बैलेंस के 25% तक लिमिटेड है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आप निवेश करने से पहले एक बार जान जरूर लीजिएगा। तो गाइज ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी पीपीएफ अकाउंट के बारे में। अगर आप एक पीपीएफ अकाउंट वगैरह खोलना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो गाइज इसके लिए मैं बता देता हूँ। पीपीएफ अकाउंट आप किसी बैंक यानी नेशनलाइज बैंक या फिर आप किसी डाकघर में भी इसे खोल सकते हैं। नेशनलाइज बैंक जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC और भी बहुत सारे ऐसे प्रमुख बैंक हैं जहाँ पर आप इनके माध्यम से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। तो गाइज ये केवल एक माध्यम होते हैं पीपीएफ अकाउंट खोलने का, यानी ये केवल उसको ऑपरेट करने का काम करते हैं। जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो गवर्नमेंट के खाते में सीधे जाती है और जो भी ब्याज वगैरह मिलता है वो गवर्नमेंट के खाते से सीधे आपके खाते में आता है। बैंक वहाँ पर केवल एक माध्यम का काम करता है, यानी मीडिएशन का काम करता है सरकार और कस्टमर के बीच में। गाइस आपके मन में ये भी सवाल होगा कि कौन कौन से बैंक होंगे जहां हम पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, तो उसके लिए एक लिस्ट है जिसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कुछ बैंक के नाम ऐसे भी हैं जो अभी हाल ही में जब बैंक का विलय हुआ है तो उसमें वो मर्ज हो गए हैं दूसरे बैंकों में, तो इस लिस्ट से आप उसको जान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, IDBI बैंक है, ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक जो कि यूनियन बैंक में मर्ज हो चुका है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो कि पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुका है, बैंक ऑफ इंडिया, और भी यहाँ पर बहुत सारे बैंक है। जैसे यहाँ देना बैंक और विजया बैंक को भी दे रखा है, यानी ये भी बैंक दूसरे बैंकों में मर्ज हो चुके हैं। जैसे विजया बैंक आपको मालूम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है और देना बैंक जो है वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ बैंकों के लिस्ट है, इन सभी बैंकों से भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्म होता है जिसको आपको भरना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है वो फॉर्म में आपको डिटेल से मिल जाएगी, और क्या क्या आपको आवश्यक अभिलेख लगने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। गाइज अगर हम बात करें कि आपने अगर पीपीएफ अकाउंट खोल लिया और एक समय तक आपने निवेश भी कर लिया, अगर आप उसमें कुछ विड्रॉल वगैरह भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और क्या तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे आप पीपीएफ अकाउंट में जो धनराशि निवेश किए हो उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि पीपीएफ 15 साल की अनिवार्य लॉगिन अवधि के तहत काम करता है। हालांकि आपातकालिक मामलों में कुछ बैलेंस विड्रॉल किया जा सकता है।
खाते से कुछ राशि को खाता खोलने के 6 वर्ष पूरा होने के बाद निकाला जा सकता है। मान लीजिए आपने यदि अपना खाता 15 फरवरी 2013 को खोला था, तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के बाद से आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। ये मैंने आपको केवल उदाहरण के लिए यहाँ पर बना रखा है, यानी आप प्रति फाइनेंशियल ईयर में केवल कुछ आंशिक विड्रॉल ही कर सकते हैं। आंशिक विड्रॉल्स मीन्स कि आप कुछ ही पैसा निकाल सकते हैं, सारा पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। और प्रति वर्ष जो भी धनराशि निकाली जाती है उसकी धनराशि क्या होगी, क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा जिससे आप यहाँ पर पैसे को निकाल सकें, तो आइए हम समझ लेते हैं। यानी इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध राशि का 50%, यानी पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी उपलब्ध था। यानी अगर बात करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, यानी 31 मार्च तक जो भी पैसा आपके पीपीएफ अकाउंट में बैलेंस बचा होगा, अगर आप अप्रैल में विड्रॉल करते हैं या फिर आप मई में विड्रॉल करते हैं, तो भी आपके मार्च के में आपने जो भी निवेश किया हुआ था, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपने जो भी निवेश किया था उसका 50% आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। जिस वर्ष में निकालना हो उस वर्ष से 4 वर्ष पहले मौजूदा बैलेंस 50% या फिर पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध जो भी बैलेंस होगा उसका 50% आप निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे बात किया। और पीपीएफ खाते से आंशिक राशि निकालने के लिए इसके लिए एक फॉर्म सी होता है जिसको आपको भरना होगा। और आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आप अकाउंट नंबर, निकालने वाली राशि और बाकी चीज़ों का उल्लेख करते हुए एक फॉर्म भरेंगे जिससे आपका पीपीएफ अकाउंट से बैलेंस निकाला जाएगा। और इसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा कि फाइनेंशियल वर्ष के दौरान अकाउंट से कोई और भी राशि नहीं निकाली गई है। और अगर कुछ ऐसा मामला है जहां पर पीपीएफ अकाउंट जो है नाबालिग के नाम पे है, तो एक अतिरिक्त से डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें ये उल्लेख करना पड़ेगा कि जो पैसा निकाला जा रहा है वो नाबालिग के लिए निकाला जा रहा है और वो अभी नाबालिग है और जीवित भी है। और इसके साथ आपको जो पीपीएफ की पासबुक जारी की जाएगी वो भी आपको जमा करने पड़ेगा, जिसके बाद आप पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप अगर कोई भी खाता वगैरह खोलते हैं, चाहे वो बैंकों में हो चाहे कहीं भी हो, तो उसमें एक नॉमिनेशन ज़रूर होता है, एक कॉलम होता है जिसमें नॉमिनेशन का डिटेल भरना होता है। तो उसी तरह पीपीएफ में भी नॉमिनेशन का डिटेल आपको भरना पड़ेगा जिसमें आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। नॉमिनेशन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है, यानी आप एक पीपीएफ अकाउंट में एक से अधिक को नॉमिनी बना सकते हैं, पर उसमें आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि दोनों व्यक्तियों में किसका कितना कितना शेयर होगा, ये आपको बताना पड़ेगा फॉर्म भरते समय ही। और इसके लिए आप समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें अब नॉमिनेशन के लिए ज़रूरी होगा। तो नाबालिग पीपीएफ खाते के लिए नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी अगर पीपीएफ अकाउंट है वो किसी माइनर पर्सन के नाम पे हो तो उसमें कोई भी नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता है। नॉमिनेशन में खाताधारक के माता पिता, पति, रिश्तेदार, बच्चे, दोस्त आदि को नॉमिनेट किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए खाताधारक को एक फॉर्म होता है जिसे फॉर्म ई के नाम से जाना जाता है, वो आपको भरना होगा। और अकाउंट अवधि में, यानी आपका अकाउंट जब से चल रहा उस बीच में आप नॉमिनेशन कभी भी करा सकते हैं। और अगर आप नॉमिनेशन में कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म एफ होता है जिसको आपको भर के नॉमिनेशन चेंज कराना होगा। और जो नॉमिनेशन फॉर्म होगा आप जब भी भरेंगे तो उसमें आपको 2 गवाह की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे उनसे सिग्नेचर करा के वो आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। और जो फॉर्म होगा उसको विधिवत यानी अच्छे तरीके से भर कर आपका जो भी बैंक या पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर आप इसको जमा कर सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें आपको ये पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नॉमिनेशन ऐड करा सकते हैं, यानी नॉमिनी बना। तो गाइज हो सकता है कि आप जब भी पीपीएफ अकाउंट खोलें तो ऐसे कुछ कंडीशन आए जिस कंडीशन में आपको या तो खाता बंद करना पड़ सकता है या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है। हो सकता है आप किसी पोस्ट ऑफिस में खोले हो उसे आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या फिर आप बैंक में खोले उसे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या फिर एक शहर से दूसरे शहर में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर आप बंद करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे करेंगे ये भी हम समझ लेते हैं। इसकी भी एक प्रोसेस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। यानी पीपीएफ अकाउंट को अगर आपको बंद कराना हो तो पीपीएफ अकाउंट खोलने के 5 वर्ष पहले आप इसे बंद नहीं कर सकते, उसके बाद ही आप
बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में है आप इसे बंद कर सकते हैं। जैसे कि खाता धारक, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों, माता पिता को प्रभावित करने वाली हानिकारक बीमारियां, इन सब आधारों पर आप क्लेम करने के लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट के साथ आप जब क्लेम करेंगे तभी ये आपका खाता बंद होगा। और अगर हम बात करें कि आपको अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करना हो तो इसमें एक सुविधा है। पीपीएफ अकाउंट को पोस्ट ऑफिस से एक बैंक में या एक बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या एक शहर से दूसरे शहर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गाइस, इन सब चीज़ों के बाद भी बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जिस कारण से हम अपने पीपीएफ अकाउंट में निवेश नहीं कर पाते, यानी बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से हम उसमें निवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में जो हमारा पीपीएफ अकाउंट होता है वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए गाइस करना क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट में प्रतिवर्ष 500 रुपये का न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है तो पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे निष्क्रिय अकाउंट को फिर से खोलने के लिए निम्न तरीका अपनाया जा सकता है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये की जुर्माने का भुगतान करना होगा और अकाउंट को पुनः एक्टिवेट करने के लिए एक एप्लीकेशन अपने डाकघर या अपने बैंक अकाउंट में देना पड़ेगा और जो भी धनराशि आपको होगी साथ में वो भी जमा करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया कि पीपीएफ अकाउंट को बंद अगर करना हो तो आप उसे बंद तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप इसे 5 साल तक चलाएंगे, उसके बाद ही आप इसे बंद कर सकते हैं। और उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि किस कंडीशन में आप इसे बंद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है या फिर उसके हस्बैंड या वाइफ या फिर आश्रित बच्चे या फिर माता पिता जो किसी खतरनाक बीमारी से प्रभावित हो गए हैं, तो इन सभी आधारों पर आप इसे क्लेम करके बंद करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसके आधार पर ही आपका पीपीएफ अकाउंट बंद होगा। तो गाइस, ये एक छोटी सी जानकारी थी पीपीएफ अकाउंट से संबंधित, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी कुछ विधिवत चर्चा किया। गाइस, अगर हम बात करें कि आपने अगर पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है और उसे 15 साल के बाद आपने नहीं बढ़ाया और आप हर महीने 1000 रुपये का निवेश करते हैं, तो ऐसे में आप पाएंगे कि आप 1000 रुपये महीने लगातार 15 साल तक निवेश करेंगे तो आप 3,25,000 रुपये तक का फंड तैयार कर लेंगे। और अगर आप 20 साल तक चलाते हैं तो आप इसे 5,32,000 रुपये तक का फंड तैयार कर सकते हैं। और उसी कंडीशन में अगर आप 25 साल तक इसे चलाते हैं तो करीब करीब 8,24,000 रुपये तक का फंड आप तैयार कर सकते हैं। तो गाइज़, पीपीएफ एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने पैसे को सुरक्षित जगह पे निवेश करना चाहते हैं, तो वो इसमें आसानी से निवेश करके सुरक्षित तरीके से अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो गाइज़, ये एक छोटी सी जानकारी थी पीपीएफ अकाउंट को लेकर जो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।